Hello everyone, in our previous video we had discussed Indus Valley Civilization and here we are going to discuss the Rig Vedic period. So basically Vedic period can be divided into Rig Vedic period, which is also called early Vedic period, and later Vedic period. So here we are first going to learn about the coming of Aryans. So who were Aryans? They were pastoral communities of Central Asia who migrated in phases to India. तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, they came in phases from Central Asia to India. Now when they came, they settled at eastern Afghanistan, Punjab and western UP. The area near Punjab, then Sindh, then western UP. That was the extent of early Vedic people. So that particular area is also known as Sapta Sindhu area, because there are rivers. Now this period is called Rig Vedic period because all the information of this period is obtained from the Rig Veda either directly or indirectly. So basically Rig Veda is a religious text. It has nothing to do with history, but still there are references, and through those references we can understand where they settled and what sort of practice they observe. वो सेटल कहाँ किए थे, इसका इंफॉर्मेशन ऋग्वेद में ही मिलता है. जैसे कि ऋग्वेद में बहुत सारे रिवर्स का नाम लिया गया है. सम रिवर्स ऑफ द रीजन हैव बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेदा लाइक कुभा, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ठीक है. रिवर सरस्वती विच वाज एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ दैट एज इज कॉल्ड नदी तमा. नदी तमा मीन्स बेस्ट रिवर. And what were the rivers and their Rig Vedic name? That is also equally important because a question might come. So Indus was called Sindhu, then Jhelum was called Vitast, Chenab was called Askini, Satluj was called Shatudri, Ravi was called Purushani, Bias was called Vipas, Ghaggar was called Drishtavati, and Swat was called Suvastu. So these rivers are important. If you can't recall at once, then try to read it twice or thrice and write it down, then you will remember. Now the next thing which is important is similarities between the Rig Veda and the Jand Avesta. So Jand Avesta is also an ancient text of Iranian people. उनको पहले पर्सिया बोलते थे और वहाँ पे जोरोआस्ट्रियन रिलीजन फॉलो होता था. तो उनका जंद अवेस्ता करके एक टेक्स्ट है, उसमें जो टर्म्स हैं गॉड्स के लिए वो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद में असुरा का मेंशन है, जबकि जिंद अवेस्ता में अहुरा का मेंशन है. ना जब वो आते हैं बेसिकली वो आते हैं चैरियट से, मतलब कि उनके पास नॉलेज था चैरियट बनाने का, उनको स्पोक्ड व्हील के बारे में पता था. नंबर 1. नंबर 2, दे वेर अवेयर ऑफ हॉर्सेज एंड दे बेसिकली यूज्ड हॉर्सेज अ लॉट. तो वो अपने चैरियट से आते हैं इंडिया, और जब इंडिया आते हैं तो उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है. यहाँ के इंडिजिनियस जो पीपल होते हैं उनसे इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं. पहला है दासाज, दूसरा है दस्यूज. सो दासाज वेयर द आर्यन पीपल ओनली हु केम इन अर्ली फेजेस. ओके, बट द दस्यूज वेयर द पीपल हु वेयर इनहैबिटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस, क्योंकि उनका कुछ प्रैक्टिस जो था वो थोड़ा बहुत इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से मिलता जुलता था. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है द दस्यूज वर्शिप्ड फैलस, और हमने पहले डिस्कस किया था कि फैलस को वर्शिप इंडस वैली सिविलाइजेशन में करते थे. एंड दे डिड नॉट हस्बैंड कैटल फॉर मिल्क. कैटल को रखते थे लेकिन उससे मिल्क उसका या डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे. देन कम्स ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स. आर्यंस जो थे वो इंटर ट्राइबल एंड इंट्रा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व थे, और उनके जो मेन डेटी थे उनका नाम था इंद्र, एंड इंद्र वाज आल्सो कॉल्ड द वार गॉड और वार लॉर्ड, एंड ही वाज पॉपुलरली नोन एज पुरंदरा. पुरंदर का मीनिंग होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स. सो हियर यू कैन सी द कनोटेशन टू वारिंग ट्राइब. सो हियर यू कैन सी द कनोटेशन टू वार्स. नाउ दे यूज्ड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स. नाउ दे यूज्ड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉर, यानी कि उनके पास नॉलेज था स्पोक्ड व्हील का. इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग एक का यूज़ करते थे जिसका जो व्हील था वो डिस्क
की तरह था, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता था, ज़्यादा स्पीड उसमें नहीं था। लेकिन जो इंडस पीपल आते हैं उनका चैरियट जो होता है उसमें स्पोक्ड व्हील होता है और वो हॉर्स से खींचा जाता है, जिससे उसको स्पीड मिलता है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाते हैं। द आर्यंस वेयर इक्विप्ड विथ कोट ऑफ मेल। तो कोट ऑफ मेल क्या होता है? कवच होता है, उसको वर्मन बोलते थे। एंड बिटर आर्म्स। इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट और इंटर कॉन्फ्लिक्ट वॉज प्रिपेलेंट, यानी कि वो अपने ट्राइब के बीच में भी लड़ते थे और ट्राइब के अगेंस्ट भी लड़ते थे, दूसरे यानी कि वो आपस में भी लड़ते थे और दूसरों के साथ भी उनकी लड़ाई होती थी। द कंट्री भारतवर्षा वॉज इवेंचुअली नेम्ड आफ्टर द ट्राइब भरता विच इज़ फर्स्ट मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तो उनका जो बैटल हुआ था उस बैटल में बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है एक, जिसका नाम है बैटल ऑफ 10 किंग्स, एंड इट वॉज फाउट ऑन द बैंक ऑफ रिवर पुरुषनी। पुरुषनी मतलब कि रवि रिवर। तो आपको ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि बैटल ऑफ 10 किंग्स जो फाउट हुआ था वो किस रिवर पे हुआ था या किस रिवर के बैंक पे हुआ था, तो परुषिनी होगा यानी कि रवि। देन वन मोर थिंग विच इज important, just listen it, you don't need to basically remember. Now we will come to cattle rearing and agriculture. So the Rigvedic people had a superior knowledge of agriculture. Plowshare is mentioned in the earliest part of Rigveda, but they still don't have the knowledge of iron, which is very important. And in my next video I will tell you कि जब knowledge हो जाएगा आयरन का तो उससे सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और सोसाइटी किस तरह चेंज होगी। तो इन हिस्ट्री ऑल्सो देयर इज लॉट टू अंडरस्टैंड, एंड द कमिंग ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी एंड इट्स ramification आर very crucial to understand if you want to write good answers in mains. Now they were acquainted with sowing, harvesting and threshing and seasons. That means they were good at agriculture. But so many reference to cow indicates they were primarily pastoral people. So गविस्ती जो था उसका मतलब होता था वार, और गविस्ती ट्रांसलेट किस में होता है? कैटल रेड में। That means कि अगर किसी को चुराना है तो वो काऊ को चुराएगा, यानी कि वो एक वेल्थ का फॉर्म था। Then land did not form a well established type of private property yet, because वहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा था, फ्री लैंड अवेलेबल था, तो लैंड कोई प्रॉपर्टी वहाँ नहीं था, उस समय कैटल प्रॉपर्टी था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर आई विल डिस्कस जो लॉयलिटी होती है इंडिविजुअल्स की, उस समय ट्राइब पे होती है जिसको जना बोलते हैं, बाद में आगे जाके लैंड पे हो जाएगी जिसको जनपद बोलेंगे, उससे इमर्ज करेगा महाजनपद, और फिर वहाँ महाजनपद से राष्ट्र यानी कि स्टेट का कॉन्सेप्ट आएगा मौर्यन पीरियड में। अब देखो, द ऋग्वेदा मेंशंस कारपेंटर्स, चैरियट मेकर्स, वीवर, लेदर वर्कर्स एंड पॉटर्स। ये कुछ ऑक्यूपेशन था जो वो फॉलो करते थे। द टर्म अयस वॉज यूज्ड बट इट वॉज यूज्ड फॉर कॉपर एंड ब्रोंज। उसके बाद है कि भगवानपुरा इन हरियाणा इज अ ऋग्वेदिक साइट, और वहाँ पे क्या मिला है? पेंटेड ग्रेवियर। तो पॉटरी जो होता है, किस टाइप का पॉटरी कहाँ मिलता है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी मिलना शुरू होगा जब मॉडर्न एम्पायर आएगा तब। अभी जो पॉटरी, ऋग्वेदिक पॉटरी जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? पेंटेड ग्रे वेयर, जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। नाउ कम टू पॉलिटी ऑफ द पीरियड। लॉयल्टी लाइज विद ट्राइब, जो कि मैंने पहले बताया था। ट्राइब्स वेयर लेड बाय राजन। राजन क्या होता था? ऑफेंसिव डिफेंसिव जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे तो उसमें वो ट्राइब को सेव करता था या फिर लीड करता था। द राजन वॉज अ काइंड ऑफ चीफ एंड डिड नॉट एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। उसका जो पावर था वो कर्टेल होता था थ्रू असेंबलीज। सेवरल ट्राइबल और किन बेस्ड असेंबलीज सच एज सभा, समिति, विधाता एंड गणा आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। यहाँ समिति को मैंने येलो की नहीं किया है क्योंकि समिति जो था वो इम्पॉर्टेंट था राजन के लिए। कभी कभी राजन का जो इलेक्शन होता था वो एक तरह से समिति ही करती थी। उसके अलावा क्या था? सभा था एंड विधाता था और गणा था। दे एक्सरसाइज डिलिबरेटिव मिलिटरी एंड रिलीजियस फंक्शंस, यानी कि जो बात विचार होता है वो वहाँ पे होता था, मिलिट्री डिसीजन लिए जाते थे और रिलीजियस फंक्शंस के
डिसीजंस लिए जाते थे। इवन विमेन अटेंडेड सभा एंड विधाता, सभा और विधाता में विमेन को अलाउ था ऋग्वेदिक टाइम्स में। बट आगे जाके हम देखेंगे जब लेटर वैदिक पीरियड आएगा तब विमेन को असेंबलीज अलाउड नहीं होगा अटेंड करना। द सभा वॉज एन असेंबली ऑफ द लर्नेड एंड वर्चुअस वंस। द मेंबर्स ऑफ सभा वॉज नॉमिनेटेड बाय द किंग एंड कॉल्ड सभासद। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप लोकसभा को याद कीजिए। द समिति कंप्राइज्ड ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव और इट रिप्रेजेंटेड पीपल इन जनरल, यानी कि आम जनता को ये रिप्रेजेंट करती थी। ये उतनी बड़ी असेंबली नहीं थी एज कम्पेयर टू आपको सभा। सो सभा में चूज किए हुए लोग ही जाते थे। उसके बाद है इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन द किंग वॉज असिस्टेड बाय पुरोहित एंड सेनानी। उसके बाद दो पुरोहित का नाम दिया गया है, वशिष्ठ एंड विश्वामित्र। सो विश्वामित्र वॉज समवट लिबरल while वशिष्ठ was conservative. And here it says कि विश्वामित्र कंपोज द गायत्री मंत्रा। गायत्री मंत्रा किसने कंपोज किया है, कहाँ लिखा हुआ है? अगर ये क्वेश्चन बाय चांस आता है तो गायत्री मंत्रा ऋग्वेद में लिखा गया है। किसने कंपोज किया था? विश्वामित्र ने किया था। Now the people made voluntary offering called बाली to राजन। यानी टैक्सेशन सिस्टम जो है, मैंने बोला था स्टेट का एक फंक्शन होता है टैक्स लेना, तो टैक्सेशन वो अच्छे तरह से इवॉल्व अभी नहीं हुआ है, लेकिन वॉलंटरी टैक्सेशन होता है जिसको बाली बोलते हैं। नाउ कम्स 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। द फर्स्ट वन इज प्रजापति। ये एक ऑथोरिटी था जो कि लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड को देखता था या फिर लार्ज पैस्टोरल ग्राउंड को देखता था। देन कुलापा क्या था? कुल मतलब होता है फैमिली। देन कुलापा होता था फैमिली का हेड। फिर से एक होता था ग्रामिनी। ग्रामिनी क्या होता था? हेड ऑफ फाइटिंग होर्ड। Initially, the Gramini was just the head of a small tribal kin-based fighting unit called Grama, but when the unit settled, the Gramini became the head of village. Settlement जब होता है pastoral community का तो उसको village बोलते हैं, और ग्रामनी जो था पहले एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करता था, अब जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह पे स्थायी हो गए हैं, विलेज बना लिए हैं, तो ग्रामनी जो हो जाएगा वो हेड ऑफ विलेज हो जाएगा। And in course of time his position became same as that of प्रजापति, जो कि then there was no standing army. Standing army का मतलब होता है whether it is war period or peace period you should have an army, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग आर्मी, जैसे इंडिया का भी है। लेकिन पहले क्या होता था, ऋग्वेदिक टाइम में स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। जब वार होना होता था तब लोगों को मोबिलाइज किया जाता था। इन टाइम्स ऑफ वार ही मस्टर्ड अ मिलिशिया हुज मिलिटरी फंक्शन वे परफॉर्म्ड बाय वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स कॉल्ड व्रता, गना, ग्रामा एंड शार्धा। तो ये चारों टर्म्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देन कम्स ट्राइब्स एंड फैमिली। सो किनशिप वॉज द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि फैमिली या रिलेटिव्स। द पीपल्स प्राइमरी लॉयल्टी वॉज टू द ट्राइब which was called जना, यानी कि ऋग्वेदिक पीरियड में लॉयल्टी जो है ट्राइब के लिए है, जना के लिए है, जबकि आगे हम देखेंगे जनपद के लिए हो जाएगा, यानी विलेज जो बनेगा वो। उसके बाद बोलता है अ विस वॉज डिवाइडेड इनटू ग्रामास, यानी विस एक लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड था जिसमें बहुत सारे विलेजेस थे, उसको डिवाइड करते थे ग्रामास में, और स्मॉल ट्राइबल यूनिट ऑर्गेनाइज टू फाइट। और ग्रामा का यहाँ काम क्या था? फाइट करना, जो कि ऊपर भी हम देख चुके हैं। Then when the grama clashed with one another, it resulted in संग्रामा और war। तो संग्राम और war आप जानते होंगे कि देवासुर संग्राम, इस तरह के टर्म्स यूज होते हैं। Now family in the early Vedic phase was denoted by the term गृह। ये भी इंपॉर्टेंट है। गृह का मतलब ये नहीं होता था कि एक हाउस हो गया, गृह का मतलब होता था फैमिली। Then women composed hymn in the Rigvedic period। और जो विमेन कंपोज करती थी हाइम, उनको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे ब्रह्मवादिनीज। एविडेंटली द हाइम वेयर कंपोज्ड ओरली एंड नथिंग रिटन इज रिलेटेड टू दैट पीरियड, यानी कि उनका ओरल ट्रेडिशन जो था बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व था, जो कि आज भी वैदिक चैंटिंग के टर्म्स में देखा जा सकता है। नाउ कम्स सोसाइटी। तो वर्ण का बेसिक मीनिंग होता था कलर। Varna was the term used for color. The society was divided into 3 occupational groups, यानी कि जो सोसाइटी का डिवीज़न था वो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के ऊपर था।
पहला था वॉरियर ग्रुप्स, दूसरा था प्रीस्ट और तीसरा था कॉमन पीपल। द फोर्थ डिवीजन कॉल्ड द शूद्रास appeared towards the end of Rigvedic period. The term Shudra is mentioned for the first time in Rigveda in the 10th book, which is पहली बार जो मेंशन होता है वर्णा सिस्टम का वो होता है पुरुषोक्त में, 4-fold वर्णा सिस्टम। यहाँ पे वो श्लोक लिखा हुआ है जहाँ से 4-fold वर्णा सिस्टम इवॉल्व हुआ। So the Purushokta Varna verse is now generally considered to have been inserted at a later date into the Vedic text, यानी कि जो ओरिजिनल वैदिक टेक्स्ट था उसमें ये नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया। ऋग्वेदा जो है उसमें जबकि ये लिखा हुआ है कि एक इंसान बोलता है आई एम अ पोएट, माई फादर इज अ फिजिशियन एंड माई मदर इज अ ग्राइंडर, अर्निंग अ लाइवलीहुड थ्रू डिफरेंट मीन्स वी लिव टुगेदर। डैट इज जो वर्णा था वो हेरिडिटरी नहीं था, ऑक्यूपेशन बेस्ड था और एक ही फैमिली में डिफरेंट वर्णास के लोग होते थे। नाउ वी विल कम टू रिलीजन। सो दे पर्सोनिफाइड नेचर एंड वर्शिप नेचुरल फोर्सेस। इंद्रा और पुरंदरा, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी। इंद्रा प्लेड द रोल ऑफ अ वॉरलॉर्ड, ये हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट वॉज अग्नि, एंड अग्नि एक्टेड एज अ काइंड ऑफ इंटरमीडियरी बिटवीन द गॉड एंड ह्यूमन्स। सो कहीं कहीं पे उसको अग्नि बोलते हैं, कहीं कहीं पे उनके लिए धूमकेतु करके नाम मेंशन होता है। सो दिस नेम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, धूमकेतु। देन केम वरुणा हु पर्सोनिफाइड वाटर। वरुणा अपहेल्ड द नेचुरल ऑर्डर और रीता। देन सोमा वॉज कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ प्लांट and intoxicating drink is named after him. So Soma was an intoxicating drink which was consumed by the Aryans. Now the Maruta personified the storms, while Saraswati was also venerated because it was considered very important river. Then some women divinities such as Aditi and Usha is also mentioned in the Rig Veda. और उषा का मतलब क्या होता है, जो रेड अपीयरेंस होता है डॉन का, उसको उषा बोलते हैं। फिर से इनका जो फॉर्म ऑफ वर्शिप था वो था प्रेयर के ऊपर, यानी कि वो कलेक्टिव एज वेल एज इंडिविजुअल प्रेयर्स करते थे। बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक उस समय तक नहीं हुआ था, और वो ऑफर करते थे गॉड्स को, जैसे कि वेजिटेबल्स, बार्ली एट्सेट्रा। ऑफरिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स, बार्ली एट्सेट्रा वेयर मेड टू गॉड्स, but in Rigvedic times this was not accompanied by any rituals or sacrificial formulae, जो कि आपको हो जाएगा लेटर वैदिक टाइम में। सो लेटर वैदिक टाइम में हम ये भी देखेंगे जब जो राइस होता है उसका कल्टीवेशन इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, तो अक्षत करके हम देखेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है। सो हियर कम्स अ क्वेश्चन, व्हाई डिड पीपल वर्शिप्ड गॉड्स ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड? सो द आंसर फॉर दिस इज they did not do so for their spiritual uplift or for ending the miseries of existence. They principally asked for praja, that is children, pashu, that is cattle, food, wealth, health and the like. थोड़ा ट्रांजैक्शनल रिलेशन था भगवान के साथ हमारा, जहाँ हम प्रे करते थे और उनसे डिमांड करते थे कि हे भगवान हमको बच्चे दे दो, हमको पशु दे दो, या हमको फूड, वेल्थ, हेल्थ दो। ठीक है। यहाँ पे लाइफ को समझने जैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो बाद में जाके इवॉल्व होगा। जब उपनिषद लिखा जाएगा तब लाइफ को समझने का कोशिश होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई वी आर हियर एंड सो ऑन। So this was all for Rig Veda. In the next chapter we will study later Vedic period, which is quite important, and then we will consider the Mahajanpadas. So thank you, thanks for watching.